गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस समय हम लोग विश्व इतिहास के यूनिट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं और अब यूनिट 3 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और रह गई थी जिस पे बात करनी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यदि कहा जाए कि राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या हुआ, राजनीतिक बदलाव किस तरह के हैं, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हमें थोड़े लिखने पड़ेंगे, है ना। राजनीतिक परिणाम के तौर पे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीज़ें क्या बदली, पहले आप इसको सुन लीजिए फिर लिखिएगा। आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और विजेता राष्ट्रों को अकड़ बहुत थी कि मैं जीता हुआ हूं, तो वो अकड़ जो है द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले गई। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी रंगारंग कार्यक्रम नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या कोई शांति सम्मेलन हुआ? नहीं। जब जिससे मौका मिला अलग अलग समझौता किया गया। जैसे इटली से एक समझौता किया गया, इटली ने अपना अफ्रीका का सारा उपनिवेश जो भी था वो छोड़ दिया, प्लस अल्बानिया पर भी उसने अपना दावा छोड़ दिया। इटली से एक समझौता हो गया, कहानी खत्म हो गई। जापान से समझौता 1951 में हुआ और उस समझौते में जापान ने ये कहा, जापान 45 में सरेंडर कर चुका है, कि भाई पिछले 90 वर्षों में जो भी क्षेत्र हमने कब्जा किया जापान के बाहर वो सब हम छोड़ने को तैयार है। ठीक, इटली का क्षेत्र ले लिया गया, जापान का ले लिया गया। जर्मनी के पास ऐसा कुछ तो था ही नहीं अफ्रीका में, और जो थोड़ा यूरोप में था पेरिस सम्मेलन में वो सब ले ही लिया गया था। एट से जर्मनी के पास कुछ नहीं था। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी जर्मनी के पास जो उसका इलाका था वही था। एक ऑस्ट्रिया था तो ऑस्ट्रिया को अलग कर दिया गया जर्मनी से। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण बात। इस बार क्या किया गया, जो भी पराजित देश हैं उसके ऊपर मुआवजे की राशि मनमाने तरीके से नहीं थोपी गई, उसका कोई क्षेत्र नहीं लिया गया, ना ही पूरे राष्ट्र को अपमानित, सेना रहेगी जरूरत के हिसाब से। इस बार उन लोगों को पकड़ा गया जो लोग युद्ध के लिए दोषी थे। जैसे नाजियों को पकड़ा गया, फांसियों को पकड़ा गया, सैनिक अधिकारियों को पकड़ा जा रहा था जापान में, ना कि पूरी जनता को अपमानित किया जा रहा था। इस बार गेम चेंज है। इस समस्या का समाधान प्रथम विश्व युद्ध के बाद नहीं हुआ। तो देखो अभी हमने क्या बताया, द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण यही सब है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद समस्या का समाधान नहीं हुआ, पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये रियलाइज हो गया कि हमें समस्या का समाधान करना है। उपनिवेश तो अभी भी बचे हुए थे, बट इस बार उपनिवेशों को लेकर के बहुत साफ साफ रणनीति थी अमेरिका की भी और यूएसएसआर की भी, कि जितनी जल्दी हो परिस्थितियों को देखकर उपनिवेशों को आज़ादी। हालांकि ब्रिटेन ने कहा कि थोड़ा डिले हो सकता है। अमेरिका ने युद्ध के दौरान ही घोषित कर दिया था कि सब लोग लड़िए अपने अपने अधिकारों के लिए। इस बार अटलांटिक चार्टर कहते हैं उसको। ब्रिटेन ने थोड़ा हीला हवाली की, थोड़ा उसको मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की, अमेरिका ने बोला नहीं। हाँ, डिले होगा अमेरिकी ब्रिटिश हितों के कारण, कहीं कहीं पे समस्याएं आएंगी, बट एकदम से क्लियर कट मैसेज था कि जो विजेता राष्ट्र के पास उपनिवेश है उन्हें भी वो उपनिवेश। एक ऐसा मैसेज था अमेरिका और यूएसएसआर का। दबाव भी था, उनको पता था कि यदि ये उपनिवेश नहीं छूटेंगे, यदि ये उपनिवेश अलग नहीं होंगे तो समस्या अलग तरह की पैदा हो जाएगी। वहां पे मार्क्सवाद चला जाएगा, तो मजबूरी है। पूंजीवाद को बनाए रखना चाहते हो तो उपनिवेशों को आज़ादी, तो हर उपनिवेश में मार्क्सवादी सरकार बन जाएगी, वैसे ही पूंजीवाद को नष्ट कर देंगे वो। परिस्थितियां भी ऐसी बन गई कि इस बार उपनिवेशों की समस्या का समाधान होता हुआ भी दिख रहा है। ये लंबी प्रक्रिया रही है अभी उपनिवेशीकरण। तो जब ऐसे बैठ के तुलना करेंगे आप प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, तो पराजित देशों से प्रतिशोध नहीं इस बार, उनके क्षेत्र नहीं लिए गए इस बार, सबके उपनिवेश अलग कर दिए गए जो क्षेत्र थे उनके पास। विजेता देशों के उपनिवेश के लिए भी कुछ नियम बनाए गए इस बार। परिवर्तनों की बात करें, विजेता देशों के उपनिवेशों के लिए भी इस बार नियम बनाए जा रहे हैं। ठीक, और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे चलेगा, उसके लिए क्या नियम होंगे, उसके लिए गैट बनाया गया।
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये एक संस्था होगी जो दुनिया में नियम बनाएगी व्यापार के लिए। मुद्रा वगैरह को लेके, मतलब मॉनेटरी स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके लिए आईएमएफ बनाया गया। भाई विकासशील देश या जो पिछड़े देश, उनका विकास कैसे होगा, उनको टेक्नोलॉजी पैसे कहाँ से मिलेगा, इसके लिए बैंक बनाया गया, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, गैट, ये सब चीज़ें भी आपको दिखाएंगी। दुनिया में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए राष्ट्र संघ की जगह पे यूएनओ बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑलमोस्ट उसी मॉडल पे बनाया गया। ये सब तो सबक लेते हुए आपको बदलाव दिखेगा। बट एक नई चुनौती दुनिया के सामने क्या आएगी, विचारधारा के आधार पर और वर्चस्व को लेकर दो महाशक्तियों के बीच टकराव, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें, पहले वाले से तुलना करते हुए दूसरे वाले में, ठीक है, हम कंपेयर कर लेंगे हम। अब एक नई तरह की चुनौती आ गई, उसको हम शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वार कहते हैं। और शीत युद्ध अलग से हम पढ़ने ही जा रहे हैं अभी हम, ठीक है। उसमें सैन्य संगठन बनेंगे, एक तरफ नाटो बनेगा, एक तरफ वार्सा पैक्ट बनेगा। हथियारों को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, आईसीबीएम, क्रूज मिसाइल, जितने भी खतरनाक खतरनाक हथियार होंगे सब इसी दौर में बने हैं। 1945 से 91 के बीच में इतने खतरनाक हथियार बन गए हैं जो कहा जाता है धरती को कई बार तबाह कर सकती है। उन हथियारों का प्रयोग शायद ही कभी हुआ है, उन खतरनाक हथियारों का प्रयोग। तो घातक हथियारों को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी, सैन्य संगठन बनेंगे, वर्चस्व को लेकर लड़ाई होगी। ये सब शीत युद्ध वाले खंड में आ जाएंगे आपको। लेकिन 45 के बाद दुनिया कैसे बदल रही है, क्या हो रहा है, थोड़ी सी समरी लिख लेते जो मैंने आपको समझाया, और फिर हम लोग कोल्ड वॉर पे आ जाएंगे। लिख लें आप, राजनीतिक परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। राजनीतिक परिणाम, लिखो तुम, बैठने के पहले सब प्लान करना है। राजनीतिक परिणाम में पहला पॉइंट लिखें आप कि अब युद्ध के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध की तरह, युद्ध के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध की तरह युद्ध के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध की तरह कोई शांति सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया। ना ही पराजित देशों को अपमानित किया गया, ना ही पराजित देशों को अपमानित किया गया। पराजित देशों को अपमानित किया गया, ठीक, बल्कि युद्ध के लिए दोषी व्यक्तियों, युद्ध के लिए दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई, युद्ध के लिए दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई, ना कि पूरे राष्ट्र पर। ना कि पूरे राष्ट्र पर, तथा तथा पराजित देशों में राजनीतिक स्थिरता, पराजित देशों में राजनीतिक स्थिरता एवं पुनरुत्थान के लिए योजनाएं बनाई गईं। पुनरुत्थान के लिए योजनाएं बनाई गईं, ठीक, अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। जैसे आपके मन में सवाल जब आएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा हुआ, अप्रोच कैसा था इस बार का,
इस तरह का अप्रोच था इस बार। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखिए जापान, इटली और जर्मनी से अलग अलग समझौते किए गए हैं। ठीक है, इटली ने जैसे इटली ने इथोपिया एवं अल्बानिया पर अपना दावा छोड़ा। इटली ने इथोपिया एवं अल्बानिया पर अपना दावा छोड़ा। ठीक है, जापान ने लगभग लगभग 90 वर्षों के भीतर लगभग 90 वर्षों के भीतर 90 वर्षों के भीतर जिन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया था जिन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया था उन पर अपना दावा छोड़ा। उन पर अपना दावा छोड़ा। नेक्स्ट लिखें आप, दुनिया में शांति व्यवस्था दुनिया में विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अगला पॉइंट लिखें, वैश्विक स्तर पर मौद्रिक विनिमय वैश्विक स्तर पर मौद्रिक मॉनेटरी एक्सचेंज मौद्रिक विनिमय विनिमय एवं आर्थिक विकास के लिए मौद्रिक विनिमय एवं आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास के लिए आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट लिखें आप, तथा वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। अब जैसे वर्ल्ड बैंक का क्या था, आप पढ़ेंगे इकोनॉमी में, जब भी आपको जैसा पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, आईएमएफ आपने पढ़ा ही है। जब आप रिलेट करेंगे ना कि देखो पहले अर्थव्यवस्था कैसे ऑपरेट हो रही है, उसके कारण इतना सारा तनाव है, उपनिवेशों के कारण, नियम न होने के कारण। आखिर पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि व्यापार संबंधी कोई नियम दुनिया में रेगुलेट करने वाली कोई संस्था नहीं थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। दूसरा युद्ध क्यों हुआ? फिर वही बात हो गई, जिसकी जितनी मजबूत लाठी उसके पास उतनी ज्यादा भैंस। अब उसको रोकने के लिए ये सब सिस्टम नियम बनने शुरू हुए। कहीं ना कहीं ग्रेजुअली ये नियम काम किया है, तभी तो उस तरह का तनाव खत्म हुआ है। जैसे आपने आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा ही होगा कि क्या फंक्शन है उसका इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। अब इसको जरा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप, ये संस्था बनाई जा रही तो क्यों बनाई जा रही, पीछे से तुलना करके देखिए आप एक बार। आप पीछे अव्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक तरह से आप देखोगे आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए कोई नियम नहीं है ना, लाठी वाले नियम है। लाठी वाला नियम आगे भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक ऐसा सिस्टम है कि स्टेबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, व्यापार को विनियमित करने के लिए व्यापार को रेगुलेट विनियमित करने के लिए
व्यापार को विनियमित करने के लिए व्यापार को रेगुलेट करने के लिए गैट का गठन किया गया, GATT। गैट का गठन किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें आप। एक तरफ एक तरफ साम्राज्यवादी शक्तियों एक तरफ साम्राज्यवादी शक्तियों की आर्थिक एवं सैनिक स्थिति कमजोर हुई। एक तरफ साम्राज्यवादी शक्तियों की आर्थिक एवं सैनिक स्थिति कमजोर हुई। दूसरी तरफ दूसरी तरफ यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा यूएसए एंड यूएसएसआर के द्वारा उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाया गया। उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाया गया। दबाव बनाया गया। वहीं तीसरी तरफ राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव के कारण भी राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव के कारण भी उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिलनी प्रारंभ हुई। उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिलनी प्रारंभ हुई। ये स्वतंत्रता मिलनी प्रारंभ हुई। भारत पे भी लागू होता है, सब पे लागू होता है। एक जो बड़ी समस्या क्या थी, आप देखोगे यहाँ सारे पॉइंट्स में उस पॉइंट्स को फोकस कर रहा हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। सारी गलतियां होती चली गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चाहे जैसे भी हो, उन गलतियों का समाधान कभी तीसरा विश्व युद्ध क्यों नहीं हुआ? इस प्रश्न के उत्तर भी हो सकता है कभी भी, बट इस प्रश्न के उत्तर आपको इसके समर्थन से आप आगे लेके जाएंगे। समझ में आ रही है बात ना, कि मैं ये वाला तर्क क्यों दे रहा हूं आपको? दूसरे विश्व युद्ध के लिए पहले विश्व युद्ध को जिम्मेवार माना, समस्या पेरिस सम्मेलन को। तो फिर अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो समस्याएं थी उसको कम तो कर ही रही थी। एक बेहतर परिवर्तन की तरफ, एक बेहतर विश्व की तरफ चीजों को लेकर गई है। ठीक है, तो तीसरा विश्व युद्ध क्यों नहीं हुआ, उसमें आपको ये सारे तर्क बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब तक क्यों नहीं हुआ थर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर? फिर एक सोचने का दिशा मिल जाएगा ना। देखो, बात तो इस पे 3-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, ये ऐसा टॉपिक है। तीसरा विश्व युद्ध क्यों नहीं हुआ, 5 घंटे 7 घंटे एक टॉपिक पे लेते हैं, फिर बात करते हैं यूएन पे। अच्छा, यूएन ने क्या किया रोकने के लिए, क्या नहीं किया। ऐसे तो बात करने में तो कितना भी निकल जाए, बट हम लोग शुरू से कहते हैं कि हम पढ़ते हैं, हम लोग एग्जाम में थोड़ा समझ ले, थोड़ा लिखने की स्थिति में ठहरना कहीं नहीं है हमें, रुकना कहीं नहीं है हमें। ठीक, बस सिंपली एक उत्तर आपको ध्यान में रखना है कि उसके बाद किस तरह के सकारात्मक बदलाव हुए। ले लूंगा सवाल अभी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी गलतियां नहीं की गई? सकारात्मक, देखो आप ये समझ लो कि लगभग 40 मिलियन लोग मारे गए थे। 20 मिलियन के आसपास केवल विस्थापित हुए थे, अपरूटेड हो गए थे अपने घरों से। मतलब ऐसे तो जान माल की क्षति, आधारभूत ढांचे, वो सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला ही कॉन्सेप्ट चलता रहता है। मैं भी वो भी ऐड कर समझा दूंगा आपको। वो सारी चीज़ें, नासिकता में प्रसार, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन, वो सब पॉइंट एज इट इज़ है, कॉन्सेप्ट। जो चीज़ें हमें वहाँ से पिक करनी, वहाँ से हम पिक कर लेंगे। हम युद्ध है तो होना ही होना है नुकसान। जो सकारात्मक बदलाव हुआ उसकी तरफ हम एक नज़र रख रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद नहीं हो पाया। ठीक, इस वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ लेके चल रहे हैं। क्या पूछना है? हाँ, ट्रेड एंड टैरिफ के लिए किया गया था। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ।
ठीक है, सीमा शुल्क वगैरह को लेके क्या व्यापार के नियम हो, इसके लिए एक अलग संस्था की बात की गई थी, आईटीओ करके बात की गई थी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेटन वुड के बारे में आपने पढ़ा होगा। ब्रेटन वुड एक जगह का नाम है। जब आपने वर्ल्ड बैंक आई में पढ़ा है तो आपने ज़रूर ब्रेटन वुड का नाम सुना होगा। ठीक है, एक जगह है न्यू हैम्पशायर में। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, आगे दुनिया की व्यवस्था कैसी होगी। वॉर चल रहा है और पैरेलल प्रोसेस का निर्माण भी चल रहा था। वहां पे 3-4 मीगा को लेके बात हुई थी, आईएमएफ को लेके बात हुई थी, वर्ल्ड बैंक को लेके बात हुई थी, है ना। सहमति जब आईटीओ पे नहीं बन पाई तो अलग से फिर, है तो ब्रेटन वुड का ही एक्सटेंशन है, फिर 1947 में गैट को लेकर के सहमति बनी थी, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, क्योंकि उसके नियम तो थे नहीं पहले। ठीक है, तो आप बस पीछे वाले से इसको लिंक करके देखिएगा, है ना। अगला पॉइंट लिखें आप। ठीक है, आपकी युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात विचारधारा के स्तर पर, युद्ध के पश्चात विचारधारा के स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर तथा वर्चस्व के लिए, वर्चस्व के लिए अमेरिका, यूएसए एवं यूएसएसआर के बीच टकराव प्रारंभ, यूएसए एवं यूएसएसआर के बीच टकराव प्रारंभ, जिसे शीत युद्ध कहते हैं, जिसे शीत युद्ध कहते हैं, कोल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, जिसे शीत युद्ध कहते हैं। अभी हम लोग शीत युद्ध ही पढ़ने वाले हैं, तो उसकी बहुत सारी बातें यहाँ परिणाम में आप लिख सकते हैं, क्या क्या हुआ था। 45 से 53 के बीच जो पहला फेज में पढ़ाऊंगा, जितनी बातें वो सब परिणाम में आ जाएंगे। परिणामों की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है इसमें। ठीक, हम मोटे मोटे ट्रेंड को पकड़ ले रहे हैं कि क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं इसके बाद। इसी के बाद पश्चिम यूरोपीय देशों ने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए और आर्थिक विकास के लिए संगठन बनाना शुरू किया। ठीक, ठीक वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिम यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए और आर्थिक विकास के लिए संगठित होना शुरू किया। जैसे ब्रुसेल्स ट्रीटी होगा, यूराटोम करके एक संस्था बनेगी, फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनेगा, फिर ईसी बनेगा। वही ईसी आगे चल करके 1992 तक आते हैं, यूरोपियन यूनियन कहलाएगा। ऐसे करके ना पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी आप देखेंगे, आप वो मर्ज करेंगे आपस में एक दूसरे को, कॉपरेट। जर्मनी और फ्रांस पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को, सबसे पहले संगठन यही बनाएंगे। ठीक है, यूरोप में भी चमत्कार होते रहते हैं, जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते वो संगठन बना लेंगे, एक दूसरे को सहयोग करना शुरू करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ना थोड़ा ओपन रहिएगा आप, जितना मैं लिखा रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा आयाम है इसके, इसलिए मैं थोड़ा समझा के छोड़ रहा हूँ। क्यों? सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन पढ़ रहे हैं तो वी उपनिवेशीकरण, तो अगला न्याय आ जाता है उसमें। ठीक है, शीत युद्ध है तो उसमें अभी हमने कहा उसकी बहुत सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो पश्चिम यूरोप में आपको इस तरह के बदलाव दिखने वाले हैं जब आप और किसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे आप तो। और क्या क्या परिवर्तन आपको दिखेगा, तो पूर्वी यूरोप पे यूएसएसआर कब्जा कर लेगा, पोलैंड पे, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया पे, रोमानिया पे, बुल्गारिया पे, ये सब निपट जाएंगे। ठीक, इवन अल्बानिया भी निपट जाएगा उसी में, इधर छोड़ा उधर वो कब्जा करेगा अल्बानिया। ठीक है, तो पूर्वी यूरोप पे यूएसएसआर सब जगह मार्क्सवादी व्यवस्था वो इम्पोज कर देगा। ठीक है, 1950 तक सब कहानी चेकोस्लोवाकिया पे भी, 48 में उसको भी निपटा देगा यूएसएसआर। तो एक अलग तरह की फिर कहानी शुरू हो जाएगी इसके बाद, इसलिए हमने कहा 53 तक जो मैं पढ़ाऊंगा ना, कोल्ड वॉर का पहला फेज है अभी, उसमें सारी बातें इसी से कनेक्टेड हो जाएंगी। फिर एक बार बहुत विचित्र तरह की चुनौती आएगी अब सामने। पहली वाली चुनौती का तो समाधान हो गया, अब ये दूसरी वाली चुनौती आ गई, विचारधारा और वर्चस्व। तो मोटी मोटी बातें ये हो गई, यहाँ नोट करके लिख लें आप जरा, नोट करके लिखें आप कि
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कर लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों का उल्लेख हम यहाँ भी कर सकते हैं। आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों का उल्लेख हम यहाँ भी कर सकते हैं। परिवर्तनों का उल्लेख हम यहाँ भी कर सकते हैं। एक समझाने के लिए, राजनीतिक तो आपके पास बहुत मसाला मिल जाएगा, ठीक है। ये इसके बाद में जितने डेवलपमेंट है दुनिया में, हिस्ट्री ऑप्शनल में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, ये सारे डेवलपमेंट पढ़ने पड़ते हैं। यूरोपियन यूनियन वगैरह जितनी भी डेवलपमेंट है, नाटो और नैम और डीकोलोनाइजेशन, सब कुछ वहाँ पे सिलेबस में। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सेक्शन ऐसा है, 3-4 यूनिट, जो पूरी तरह से करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ होता है। ये तो हो गया हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार। अच्छा, अब इसी में एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग और ले लेते हैं कि क्या आज की दुनिया को देखकर ऐसा लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है? ठीक, देखो, पूछा जा रहा है ना, क्या आपको लगता है कि आज वैसी परिस्थितियां, तो परिस्थितियां तो हैं। ठीक, परिस्थितियां कैसे हैं, तो फिर आप जब आप आईआर वगैरह पढ़ेंगे, अखबारों को देखेंगे, आप अपने आप फॉर्मूला यही रखिएगा। परिस्थितियां हैं, प्रतिष्ठा का प्रश्न, परिस्थितियां हैं, अघोषित गुटबंदी, हथियारों को लेकर प्रतिस्पर्धा, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के तनाव, बड़ी शक्तियों। अब देखो ना, अमेरिका और रूस के बीच टकराव, अमेरिका और चीन के बीच, बड़ी शक्तियों के बीच टकराव। अब ताइवान का मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दक्षिण चीन सागर का मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यूक्रेन का मुद्दा रूस, पश्चिम यूरोप, रूस, अमेरिका के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जब आप आईआर वगैरह पढ़ेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट वही रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार। ये बात समझ में आ रही है? अब ऐसे हम पूरा, अब घटनाक्रम पर बात करने का कोई फायदा तो है नहीं अभी। आप कुछ घटनाओं को जानते हैं, कुछ बहुत सारे को नहीं भी जानते होंगे आप। सुझाव ये रखिएगा कि हाँ, संभावनाएं हैं। ठीक, तो ऐसे करके दुनिया के जितने भी हॉट स्पॉट होते हैं, आप जब मैप पे पकड़ोगे, आप ऐसे समझ जाएंगे। आप एशिया में कहाँ कहाँ तनाव चल रहा है, सीरिया आप देख ही रहे हैं, इसराइल फिलिस्तीन आप देख ही रहे हैं, इसराइल ईरान आप देख ही रहे हैं। थोड़ा शांत पड़ा हुआ, वरना सऊदी अरब और ईरान भी शांत नहीं रहता है। सऊदी अरब और ईरान भी बहुत शांत, अफगानिस्तान तो परमानेंट तनाव का रीजन होता है। अफगानिस्तान में तो परमानेंट कुछ ना कुछ तनाव होते हैं। चाइना की बात करें तो चाइना ताइवान का एक समस्या है, चाइना तिब्बत की एक समस्या है, ठीक है। पाकिस्तान में डिस्टर्ब भी रहता है आतंकवाद के कारण। ऐसे देखेंगे तो एशिया में ही बहुत सारे आपको हॉट स्पॉट दिख जाएंगे। यूरोप में आपको बहुत सारे हॉट स्पॉट दिख जाएंगे। जब यूरोप की बात करेंगे आप, यूक्रेन तो इस समय सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ। रसिया यूक्रेन की बात करें, सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ। ऐसे कुछ ना कुछ सिचुएशन है, ठीक। उसको लेकर के ऐसे बहुत सारी विस्फोटक परिस्थितियां हैं, तो आप उसको बता दिया। लेकिन युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध हो क्यों नहीं रहा है? तृतीय विश्व युद्ध क्यों नहीं होता है? ये सब रीजन तो यहाँ है ही। अब सब राष्ट्रों को इस बात की समझ है कि अब युद्ध हुआ तो कोई नहीं बचेगा। एक पॉइंट कभी नहीं भूलना, ये समझ आईआर पढ़ेंगे तो बन जाएगी आपकी। विनाशकारी युद्ध हुआ, इसको कहते हैं मैड का कॉन्सेप्ट, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, एमएडी, पारस्परिक विनाश का कॉन्सेप्ट है। युद्ध हुआ तो कोई नहीं बचेगा, चाहे आप पहली बार हमला करें या दूसरी बार हमला करें। फर्स्ट स्ट्राइक कोई करेगा तो सेकंड, ये कैपेसिटी है नंबर एक। दूसरा, आर्थिक मामलों में दुनिया अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा निर्भर। हम लाख भारत चीन बात कर लें हम लोग, बट आज भी हजारों लाखों की संख्या में लोग भारत के चीन में रह के कारोबार, आर्थिक रूप से इतनी निर्भरता हो गई है। अमेरिका में चीन का इतना निवेश है, या जितना बोल बच्चन कर लीजिए आप, ठीक है, बट आर्थिक रूप से निर्भरता भी आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, रोकती है, बाध्य करती है। फिर भी इस तरह के युद्ध तनाव क्यों होते हैं?
बड़ी शक्तियां होती हैं, ये मैं अपनी तरफ से आपको, बड़ी शक्तियां कोई भी बड़ी शक्ति हो, पाकिस्तान को चीन क्यों बम करता है, भारत को डिस्टर्ब करते रहे, क्योंकि भारत पूरी तरह से विकास पे फोकस ना करे। अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत बड़ी भूमिका निभाए, ठीक है, ताकि भारत का विकास थोड़ा सा जो है, भारत को समझाता रहता है तुम बड़ी शक्ति हो। हमारे समझाने से थोड़ी, ताकत होनी चाहिए हमारे पास, जितनी ताकत है उतना हम परफॉर्म कर रहे हैं, और ताकत बढ़ेगी, आर्थिक ताकत होगी तो हम बड़ी शक्ति वैसे ही बनने वाले हैं। हम भी समझदार हैं, ऐसा तो है नहीं, मतलब बुद्धि के मामले में तो कोई कमी तो है नहीं अपने यहाँ। तो डिस्टर्बेंस चलता रहता है, तो दो बड़े रीजन समझिएगा आप। प्लस पहले की तुलना में कम से कम यूएनओ बेटर काम करता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ बेटर काम करता है। पहले की तुलना में आप देखोगे, पहले आर्थिक रीजन बड़ा रीजन था ना, पहले आर्थिक रीजन बहुत बड़ा रीजन था, तो उसका समाधान तो हुआ है ना, जीवन बेहतर है, जीवन उन्नत हुआ है। तो आप देखोगे युद्ध, ऐसे संभावना है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो हम लोग कहते हैं, काल्पनिक सवालों के उत्तर में आप एक रखिएगा हमेशा कि आप उसमें ये नहीं कि इसका कोई आइडियल उत्तर होता है, आप दोनों तरह से सोचिएगा। हाँ, हमेशा सोचना दोनों एंगल, युद्ध हो सकता है, युद्ध नहीं हो सकता है। कोई भी काल्पनिक सवाल पूछे, हमेशा दोनों तरह से सोचना है। पहले पहले एक तरफ से सोचिए, हिस्ट्री में भी 57 का विद्रोह सफल होता तो क्या होता, पहले सकारात्मक सोच लीजिए, फिर नकारात्मक सोच लीजिए, फिर मन बनाइए कि मुझे क्या करना है इसमें। तो कोई आदर्श उत्तर नहीं होता है, वो बस बुद्धि का टेस्ट होता है। आप पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे कि जितना हम सकारात्मक रहें उतनी अच्छी बात होती है। हम कितना सोच सकते हैं, हमारी सोच कितनी उड़ान ले रही है ना, कि हम एकदम स्टक कर गए हैं कि नहीं, समझ भी नहीं आया क्या करना है इसमें। उनको समझ में नहीं आता है जो केवल रटते हैं, बिना समझे हुए चीज़ों को याद करते हैं। तो समझते रहते हैं वो, कुछ ना कुछ तो अपनी बातों को लिख ही देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप तैयार रहिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है शीत युद्ध। शीत युद्ध पूरी एक अवधि है, घटना नहीं है। देखिए आप, कोल्ड वॉर, एक बार एक सर्वे हुआ था, दैनिक जागरण में एक सर्वे आया था, और अलग अलग छात्रों से पूछा गया था, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के छात्रों से पूछा गया था कोल्ड वॉर के बारे में, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज वगैरह में बच्चे पढ़ने पे ध्यान तो देते नहीं हैं। उसमें एक आया था, एक बच्चे ने कहा था रात्रि पहर जो युद्ध लड़ा जाता है उसे हम, उसमें किसी ने पूछा था नाइट वार क्यों नहीं कहते हैं। फिर किसी ने कहा था कि सर्दी के मौसम में जो युद्ध होते हैं उसे कोल्ड वॉर कहते हैं। फिर किसी कहा था जो ठंडे प्रदेश में जो युद्ध लड़े जाते हैं, शीत प्रदेश में, उसे कोल्ड वॉर कहते हैं। ये एक बार रिपोर्ट में ही आया था बार में। तो कोल्ड वॉर की इतनी सारी परिभाषा आ गई थी ना उस समय, ठीक है। ये है आपका 1945 से 1991। हम क्या पढ़ेंगे इसमें, अभी हम बता देते हैं आपको। एक तो क्या है, आसान ही है ये, कुछ खास है नहीं इसमें, युद्ध क्या है। दूसरा, हम घटनाक्रम में आ जाएंगे हम। सबसे पहले देखेंगे हम 1945 से 53 की दुनिया। इसको हम ना सेकेंड वर्ल्ड वार के इम्पैक्ट के रूप में भी ले सकते हैं। इस सारे पॉइंट्स को आप सेकेंड वर्ल्ड वार के प्रभाव में भी शामिल, परिणाम में भी शामिल कर सकते हैं। उधर तो हमने बता ही दिया, इसमें भी 8-10 एग्जाम्पल घटनाएं बताने वाले हैं आपको, हम रसिया वगैरह की बात करेंगे हम, वो सब उसके इम्पैक्ट में आ जाएगा। अब आप फ्री रहेंगे अपनी बातों को सोचने के लिए क्वेश्चन के। हम घटनाओं को देख लेंगे, यहाँ पढ़ने से चीज़ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट फेज है, इसके बाद हम लोग यहाँ कारण की बात कर लेंगे। फर्स्ट फेज डिस्कस करने के बाद फिर हम आएंगे शीत युद्ध के कारण, ताकि हम बेहतर तरीके से कारण को समझ लें। फिर सेकेंड फेज हम देखेंगे 1953 से 1962, घटनाक्रम देखना है हमें। फिर हम देखेंगे 1962 से 1979, और फिर हम देखेंगे 1979 से 1991। प्रमुख घटनाओं की बात करेंगे हम। ये चर्चा करने के बाद हम लोग बात करेंगे शीत युद्ध की विशेषता,
और शीत युद्ध का अंत, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, एक पूरी समरी बन जाएगी आपकी। बहुत सारी घटनाएं हैं इसमें, घटनाओं का क्रक्स मैं आपको या तो लिखाऊंगा या समझाऊंगा या बताऊंगा, अवेयर होंगे आप। अब ईरान इसराइल युद्ध भी इसमें, सॉरी इसराइल फिलिस्तीन युद्ध भी इसमें चारों आ जाता है। यहाँ पढ़ना नहीं, वो IR में ऑटोमेटिक पढ़ेंगे आप। यहाँ बस अवेयर हो जाएंगे आप, ऐसा हुआ और इसमें कोल्ड वार का ये डायमेंशन था। ठीक है, ऐसे परिचय पूरा हो जाएगा आपको। लिख लें पहले आप, शीत युद्ध क्या है, फिर समझाएंगे आपको शीत युद्ध क्या है। देखें, 1945 से 1991 के मध्य 45 से 1991 के मध्य यूएसए और यूएसएसआर के बीच, यूएसए और यूएसएसआर के नेतृत्व में, यूएसए और यूएसएसआर के नेतृत्व में विचारधारा एवं वर्चस्व को लेकर वर्चस्व को लेकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टकराव, टकराव एवं टकराव एवं मनोवैज्ञानिक युद्ध के संदर्भ में, एवं मनोवैज्ञानिक युद्ध के संदर्भ में, मनोवैज्ञानिक युद्ध के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध के संदर्भ में शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोल्ड वार जैसे बहुत सारे डेफिनेशन है इसके अपने। ठीक है, अभी हम घटनाक्रम से समझ जाएंगे कोल्ड वॉर क्या होता है बेहतर तरीके से। तो एक साइकोलॉजिकल वॉर है ये। तुमसे मैं मजबूत हूँ, तुमसे बेहतर हूँ, दुनिया में मेरा प्रभाव ज़्यादा है, सेना हमारी बेहतर है, अर्थव्यवस्था हमारी बेहतर है, लोगों का जीवन तुमसे बेहतर है। ठीक है, सभी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होगी, आप देखेंगे तुमसे बेहतर है हम। पहला वाला कहेगा दूसरे से, दूसरा वाला कहेगा पहले से, अभी तुमसे बेहतर हम है, हमारा सिस्टम। और फिर अपने अपने सिस्टम का पूरी दुनिया में वो प्रभाव की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे करके चलेगा आपका। अब हम आते हैं 45 से 53 के बीच की घटनाओं की बात कर ले जरा। ठीक है, आप घटनाक्रम में लिखें आप 1945 से 53 के बीच की घटनाएं। 1945 से 53 की, ठीक है, सबसे पहले लिखें आप 1945 में दो तीन घटनाओं का उल्लेख करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख लें आप, याल्टा सम्मेलन। ये क्रीमिया में पड़ता है याल्टा। इसमें भाग लेने वाले हैं ब्रिटेन, अमेरिका और USSR। ब्रिटेन, USA और USS। ठीक है, तीन देश इसमें भाग ले रहे हैं, है ना। यहाँ लिख लें दो तीन बातों को आप। राष्ट्र संघ के स्थान पर, राष्ट्र संघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन का निर्णय लिया गया। दूसरा पॉइंट लिखें आप, पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी तथा अन्य पूर्वी देशों, अन्य पूर्वी मतलब पूर्वी यूरोपीय देशों, अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में राजनीतिक पुनर्गठन,
पूर्वी यूरोपीय देशों में राजनीतिक पुनर्गठन के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। सहमति नहीं बन पाई, असहमति रह गई कि जैसे लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, एस्टोनिया, इन सब का क्या होगा। रूस ने कहा हम चुनाव कराते हैं ना, तो कि भाई चुनाव करा लो, वहाँ पे किसकी सरकार होगी। रूस ने कहा हम कराते हैं चुनाव, चुनाव कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, ऐसे करके तो एक संदेह वाली बात आएगी। इसी में लिखें आप, इसी में जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया को 4 भागों में विभाजित कर, जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया को 4 भागों में विभाजित कर, 4 भागों में विभाजित कर व्यवस्था, 4 भागों में विभाजित कर व्यवस्था बनाए रखने पर सहमति, मैं भी समझाऊंगा इसको, है ना। ये हो गया आपका याल्टा सम्मेलन में 1945 में। लिखेंगे आप पोट्सडम सम्मेलन, ये जर्मनी में पड़ता है पोट्सडम। सेम कंट्री है, ब्रिटेन, अमेरिका और यूएसएस। नेक्स्ट लिखेंगे आप पोट्सडम सम्मेलन, एक जगह है जर्मनी में पोट्सडम। यहां लिखें आप कि जर्मनी, पोलैंड एवं पूर्वी यूरोपीय देशों में राजनीतिक व्यवस्था को लेकर, पूर्वी यूरोपीय देशों में राजनीतिक व्यवस्था को लेकर यूएसएसआर तथा पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ा। यूएसएसआर तथा पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ा। यूएसएसआर तथा पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ा। ठीक है, अब इसमें क्या था, मतलब पश्चिमी यूरोपीय देश क्या चाहते थे कि इन देशों में चुनाव करा लीजिए जिसकी सरकार बन जाए। और रूस ने क्या किया था, वहां पे सभी जगहों पे एक साम्यवादी सरकार का गठन तात्कालिक तौर पे। पहले तो रूस ने काम करवा लेंगे, फिर दूसरे सम्मेलन में रूस ने टालना शुरू कर दिया। यहां पे दोनों के बीच तनाव बढ़ना प्रारंभ। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप, 1945 की बात कर रहे हैं हम लोग, तीसरी घटना है। देखिए अगस्त 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराए गए। जापान पर परमाणु बम गिराए गए, परमाणु बम गिराए गए। में लिखेंगे आप सहयोगी होने के बावजूद, सहयोगी होने के बावजूद यूएसएसआर को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। यूएसएसआर को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। नोट कर लिया आपने पॉइंट को, इस पॉइंट को। अब इसमें क्या था, देखो इटली का विकेट बहुत पहले गिर चुका था युद्ध के दौरान। कभी आप कोई भी किताब पढ़िएगा, कहानी थोड़ी बहुत मिलेगी आपको। हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी। हमने कहा ही था आपको, फांसीवादी जब आते हैं, मुसोलिनी को पब्लिक ने पीट पीट के मार दिया। ठीक है ना, इसने खुद को गोली मार ली, है ना।
ऐसे करके कहानी चलती रहती है इनकी, ठीक है। अभी जापान लड़ रहा था, उनमें जापान ही टिका हुआ था, और याल्टा में एक सहमति बन गई थी अमेरिका में और यूएसएसआर में कि हम दोनों मिल करके जापान को व्यवस्था बनाते हैं, दोषियों को पकड़ते हैं। रसिया ने कहा कि देखो अब हम लड़ेंगे तो नुकसान बहुत हो गया, तुम्हें सखालिन द्वीप या कुछ क्षेत्र हमें देना पड़ेगा, हम इस ऐसी स्थिति में नहीं कि अब हम युद्ध को आगे करें। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, तुम क्षेत्र वगैरह ले लेना, तुम लड़ो अभी साथ में। दोनों में सहमति बन गई थी। जापान के बारे में कहा जाता है अबाउट टू सरेंडर, सरेंडर ऑलमोस्ट करने वाला था जापान जो। ठीक, फिर क्या हुआ, तब तक 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। ब्रिटेन को इस बात की जानकारी थी, बट यूएसएसआर को इस बात की जानकारी, यूएसएसआर को लगा ये बम बेसिकली जापान को सरेंडर नहीं बल्कि यूएसएसआर को डराने के लिए गिराया गया है। और अमेरिका दुनिया में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, दुनिया में अपनी ताकत के प्रदर्शन करने के लिए, मैं भी आ गया हूँ इस दुनिया में, मतलब मेरा भी अपना एक रोल होने वाला है। तो यूएसएसआर ने इस घटना को बहुत संदेह और डर कर देखा। पूंजीवादियों के पास खतरनाक हथियार हैं, साम्यवाद के लिए ठीक नहीं है वो। एक दूसरे की कार्रवाई को, हर कार्रवाई को संदेह की नजरों से, संदेह, जब हम लोग कहते हैं ना लाइफस्टाइल डिजीज की बात हम लोग करते हैं, तो आप देखेंगे सबसे बड़ा लाइफस्टाइल डिजीज संदेह है। दुनिया ऐसी हो गई है, हर छोटी बड़ी बात बात पे केवल संदेह संदेह। बीमारी का तो इलाज है, लेकिन संदेह का इलाज हर बीमारी के जड़ में बैठा हुआ है। कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा रीजन ही था संदेह, अविश्वास एक दूसरे के ऊपर। खैर वहां तो कुछ कारण भी हैं क्यों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे भी। तो 45 में हम क्या देखते हैं, युद्ध समाप्त होने के पहले और समाप्त होने के साथ दोनों के बीच अविश्वास बढ़ना प्रारंभ हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, 1946 कर दीजिए आप, 1946। 45 के बाद लिखें आप 1946। 1946 में ना माहौल गरमाया था। 1946 में माहौल गरमाया था स्टालिन और चर्चिल के कारण। ठीक है, 46 लिख लीजिए आप, बाकी मैं लिखवा रहा हूँ इसको। 46 लिखिए आप। जैसे ये अविश्वास कैसे बढ़ना शुरू हुआ, तो अगला पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, स्टालिन ने एक अवसर पर यह कहा, स्टालिन ने एक अवसर पर यह कहा कि पूंजीवाद, एक अवसर पर यह कहा कि पूंजीवाद एवं साम्यवाद का सह अस्तित्व संभव नहीं है। पूंजीवाद एवं साम्यवाद का सह अस्तित्व संभव नहीं है, सह अस्तित्व संभव नहीं है, और पूंजीवाद का पतन निश्चित है, और पूंजीवाद का पतन निश्चित है। ठीक है, सह अस्तित्व संभव नहीं है और पूंजीवाद का पतन। अब स्टालिन, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसएसआर को लीड कौन कर रहा था, स्टालिन लीड कर रहा था। जर्मनी के हार का बहुत बड़ा कारण बना है रूस या यूएसएसआर। और जिस तरह से अपनी सैन्य क्षमता और आर्थिक क्षमता का प्रदर्शन किया, तो उसके बाद उसको महाशक्ति के रूप में देख माना जाने लगा। अब जब इसने फरवरी के आसपास ये बात कही शुरुआती दौर में, भाई देखो दोनों में सह अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक, और एक का जाना तय है और पूंजीवाद तो जाएगा ही जाएगा। अभी क्या था, याल्टा में, पोट्सडम में क्षेत्र पे कब्जा कर रखा यूएसएसआर ने, है ना, बट उसको छोड़ नहीं रहा है। वो थोड़ा मैं आपको ऐसे समझा दूं, आप ऐसे समझ लो कि ये आपका यूएसएसआर का पूरा इलाका हो गया, यूक्रेन वगैरह सहित। यूक्रेन वगैरह तो बाद में बने हैं सब, है ना। ये आपका बाल्टिक क्षेत्र में 3 ऐसे राष्ट्र हो गए, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, है ना।
ये आपका पोलैंड का इलाका हो गया। इधर आप देखेंगे यहाँ पे आपका रोमानिया का इलाका हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे बुल्गारिया का इलाका हो जाएगा। ठीक। ये चेकोस्लोवाकिया आपका 1948 में इसको भी निपटा देगा, यूएसएसआर जो है। ठीक। और ये सब, ये जितने भी आप देश यहाँ देख रहे हैं भैया, रूस क्या कर रहा है, ये रूस की मान लो एक्चुअल सीमा है। तो रूस ने क्या किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, बहुत तेजी से जर्मनी को हराने के क्रम में इन सब देशों पे अपना प्रभाव स्थापित, सब जगह मार्क्सवादी सरकार उसने। तो पश्चिमी देश कह रहे हैं कि भाई यहाँ चुनाव कर लो, चुनाव में जिसकी सरकार बन जाए उसकी सरकार बन जाए। गलत नहीं थे वहां पे वो। और यूएसएसआर कहता था हम करा रहे हैं ना। याल्टा में भी खुल के नहीं बोला, पोट्सडम में भी खुल के नहीं बोला। फरवरी 1946 में उसने कह दिया भाई देखो साथ तो रह ही नहीं पाएंगे और एक का जाना तय है, यानी अब इसको तो तुम भूल जाओ, तो तुम अब सपोज दैट ये आप मान लीजिए जर्मनी है। ठीक। जर्मनी में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जर्मनी को 4 भागों में बांटा गया था। एक अमेरिका, एक ब्रिटेन, एक फ्रांस और एक रसिया। यहाँ पे हालांकि है तो ऊपर में, बट नक्शा वैसे खींच दिया हमने। ठीक। यहाँ पे है बर्लिन, जर्मनी का कैपिटल। ठीक। बर्लिन को भी 4 भागों में बांट दिया गया था व्यवस्था बनाने के लिए। ठीक। अलग से भी इसको दिखा दूंगा मैं आपको। धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, ये आपका जो जर्मनी होगा, ये वाला इलाका ये पूर्वी जर्मनी कहलाएगा। यहाँ पे भी इसने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। आप सबको जानकारी है ही कि यहाँ एक चेकोस्लोवाकिया के साथ साथ यहाँ पे यूगोस्लाविया भी था, जो बना था वो एज इट इज़ है। बट जब ये आप देखोगे यहाँ पे एक अल्बानिया भी था और यहाँ पे ग्रीस भी है, नीचे की तरफ तुर्की भी है। ठीक। अभी ये खेल चल ही रहा है, तब तक यूएसएसआर ने क्या किया, इस पे भी कब्जा कर लिया। और यूएसएसआर ने यहाँ पे भी मार्क्सवादियों को अच्छा खासा सपोर्ट देना शुरू, अभी कब्जा इस पे हुआ नहीं था, संघर्ष जारी था यहाँ पे लोकतांत्रिक शक्तियों में और मार्क्सवादी शक्तियों में। तो अलग तरह का युद्ध शुरू हो गया। यूएसएसआर के दिमाग में बैठा हुआ था कि पूंजीवादी देश नहीं चाहते कि मार्क्सवादी सरकार का अस्तित्व, आगे की घटनाओं से भी और स्पष्ट होगा। एक बार जब हम यूज करें, थोड़ा आपको हमने समझा दिया कि देखो ये इस तरह से चल रहा है। स्टालिन ने अब, स्टालिन के पास ये सब प्रभाव हो चुका है, अभी यहाँ पे कब्जा नहीं है ना। स्टालिन कह रहा है कि भाई देखो ऐसे तो संभव नहीं है और पूंजीवाद को जाना होगा। ठीक है। और पूंजीवाद का तो तय है कि भाई उसकी विदाई होगी। अब इसी समय चर्चिल अब प्रधानमंत्री नहीं है, डिफॉल्ट प्रधानमंत्री बन गए थे वो उस समय। राष्ट्रीय सरकार बनाई गई थी, उसमें प्रधानमंत्री बन गए थे, अच्छा काम किया था उन्होंने। चुनाव हार गए पार्टी जो थी, लेबर पार्टी फिर जीत गई थी। इटली की सरकार थी, आपको याद होगा, तो मॉडर्न इंडिया में भारत को आज़ादी मिली थी, लेबर पार्टी 45 में आ गई थी वहाँ पे, और प्रधानमंत्री इटली थे, याद है ना सभी को। तो चर्चिल भी यहाँ वहाँ घूम करके भाषण देने उनको बुलाया जाता था, बड़े नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है। चर्चिल कह रहे हैं कि भाई देख रहे हो ना तुम लोग, ठीक। चर्चिल ने कहा अमेरिका के फुलटन में, देख रहे हो विनोद, ठीक है। चर्चिल ने अमेरिका के फुलटन में जाकर के कहा, फुलटन बड़ा मिसिसिपी स्टेट में फुलटन एक शहर है, वहाँ पर स्पीच दे रहे थे अपना वो, देख रहे हो विनोद। और उन्होंने बताया यहाँ से एक पर्टिकुलर, और उन्होंने कुछ ऐसा एक, यहाँ ट्राइस्टे का इलाका पड़ जाएगा ऐसे करके, बोले यहाँ से लेके यहाँ तक इधर क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है दुनिया में। एक लोहे का पर्दा खींच दिया गया है। उन्होंने कहा आयरन कर्टेन मार्क्सवादी व्यवस्था है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस दुनिया में, तो सावधान रहने की जरूरत है, चर्चिल ने कहा उस दुनिया से। ठीक, सावधान रहने की,
ऐसे करके। तो चर्चिल ने प्रतिक्रिया में बात, उससे तनाव, ये कहते हैं बोल बच्चन, बोल करके तनाव को बढ़ाना, बातों से तनाव को। अगला पॉइंट लिखें, प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप एक भाषण में चर्चिल ने भी, एक भाषण में चर्चिल ने भी साम्यवादी व्यवस्था के लिए, साम्यवादी व्यवस्था के लिए लौह आवरण शब्द का प्रयोग किया, लौह आवरण शब्द का प्रयोग किया। आवरण शब्द का प्रयोग किया। और यूएसएसआर से सावधान रहने की बात कही, यूएसएसआर से सावधान रहने की बात कही। ठीक है, तो इससे भी क्या, बातों से थोड़ा तनाव गहराया। अगला पॉइंट लिखें, देखिए 1946 के अंत, 1946 के अंत तथा 1947 के प्रारंभ तक आते आते पूर्वी यूरोपीय देशों पर, पूर्वी यूरोपीय देशों पर यूएसएसआर ने अपनी पकड़ मजबूत की, पूर्वी यूरोपीय देशों पर यूएसएसआर ने अपनी पकड़ मजबूत की। पकड़ मजबूत की। देखें, इन देशों को, इन देशों को यूएसएसआर का उपग्रह राष्ट्र भी कहा जाता है, उपग्रह राष्ट्र भी कहा जाता था, सैटेलाइट नेशन। ठीक, उपग्रह राष्ट्र भी कहा जाता था। इसमें लिख लें आप, जैसे कुछ नाम लिख लीजिए आप इसमें, लिख लें आप, बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य, पोलैंड, बाल्टिक गणराज्य, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, अल्बानिया, पूर्वी जर्मनी, इन सब देशों को उसका उपग्रह राष्ट्र। यूएसएसआर ऐसा क्यों कर रहा था? उसको लगता था कि फिर पूंजीवादी देशों के द्वारा हमला किया जाएगा। स्टालिन कहता था, नेपोलियन ने भी इधर से हमला किया, हिटलर ने भी इधर से हमला किया, भविष्य में फिर हमला होगा। अब जो लड़ाई हम लड़ेंगे वो रूस की सीमा में नहीं बल्कि उससे बाहर लड़ेंगे हम। एक तरह से वो बफर क्षेत्र बना रहा था अपने लिए, वो जो हम लड़ाई लड़ेंगे हम रूस की सीमा के बाहर लड़ेंगे, जो हमारी अपनी सीमा है। ठीक है, ये दृष्टिकोण लेकर के चल रहा था, साफ साफ स्टालिन साफ साफ कहता था अपनी ये बात। अब क्या देखते हैं, 47 के प्रारंभ, जनवरी फरवरी तक आते आते इन सब में पकड़ अपनी मजबूत। ब्रिटेन इस बात से बहुत नाराज था कि पोलैंड के मुद्दे पे हमने लड़ाई लड़ी। ब्रिटेन ने पोट्सडम सम्मेलन में भी बोला उसको, भाई पोलैंड में कम से कम जो सरकार पहले थी, सरकार में उसको तो शामिल करो, उसी के मुद्दे पे हमने इतनी लड़ाई लड़ी, इतना नुकसान हुआ। स्टालिन ने कहा करते हैं शामिल, फिर उसको भी मना स्टालिन ने। पोलैंड वाली सरकार भाग के ब्रिटेन चली गई थी, तो ब्रिटेन का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा इस पे फंसा हुआ था, जिसको लेकर के हमने लड़ाई लड़ी वही सरकार में शामिल नहीं है, इतना नुकसान हुआ। इस बात से वो बहुत ज्यादा क्रोधित भी था इस बात को लेकर के। और धीरे धीरे मंशा स्पष्ट हो गई कि यूएसएसआर अब कोई चुनाव कराने वाला
ठीक है। अब इसके बाद लिखें आप ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मार्च 1947। अगला पॉइंट लिखें आप ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में मार्च 1947। हाँ, हेडिंग देख के लिखिएगा। हम लोग 45 से 53 तक की उन घटनाओं को चिन्हित कर रहे हैं जिसके कारण कोल्ड वॉर आगे बढ़ता चला गया। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या लिखें आप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन सच्चे आदमी हैं ये, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह घोषणा की, ट्रूमैन ने यह घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका सक्रिय भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका सक्रिय भूमिका का निर्वाह करेगा, निर्वाह करेगा अमेरिका की पृथकता की नीति के कारण, अमेरिका की पृथकता, अमेरिका की पृथकता की नीति के कारण, ठीक है, पृथकता की नीति के कारण दुनिया को 2 विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा, दुनिया को 2 विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा। पृथकता की नीति के कारण दुनिया को 2 विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने कहा हम जो आइसोलेशन की पॉलिसी पे चलते थे इसके कारण ही तो दुनिया 2 विश्व युद्ध में है। अब अमेरिका अलग रहेगा तो आगे भी समस्या आएगी। पीछे हमने देखा था ना, अमेरिका आइसोलेट के रास्ते पे चल रहा है, आइसोलेशन के रास्ते। इसी में लिखें कि सशस्त्र अल्पसंख्यक, सशस्त्र अल्पसंख्यक, ब्रैकेट में कर लेंगे मार्क्सवादी, सशस्त्र अल्पसंख्यक, ब्रैकेट में कर लेंगे मार्क्सवादी, है ना। ये राष्ट्रपति जो कह रहे हैं वही बात मैं भी आगे बढ़ा रहा हूं, है ना। देखिए, सशस्त्र अल्पसंख्यकों के द्वारा, सशस्त्र अल्पसंख्यकों के द्वारा लोगों के, अल्पसंख्यकों के द्वारा लोगों के नागरिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। लोगों के नागरिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका, ऐसी स्थिति में अमेरिका शांत नहीं बैठेगा, ऐसी स्थिति में अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। देखिए, अमेरिका ने ग्रीक एवं तुर्की को, ग्रीस, अमेरिका ने ग्रीस या यूनान एवं तुर्की को सैन्य एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। सैन्य एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। क्योंकि यहां पे भी लड़ाई जारी थी। अमेरिका ने इतनी ताकत से सपोर्ट किया कि यूनान और तुर्की बच गया, यहां पे मार्क्सवादी सरकार नहीं बन पाई। अब इसको क्या लगा, इसको लगा कि भाई पश्चिमी देश तो हमें वैसे ही पसंद नहीं करते हैं,
और इस घटना के बाद ये कंफर्म हो गया कि पश्चिमी देश नहीं चाहते हैं कि मार्क्सवाद आगे बढ़े। खुद भी गलती कर रहा है ये, बट पश्चिम की किसी भी कार्रवाई को ये अपने विरुद्ध, ब्रैकेट में लिख लें आप, इससे रूस का संदेह और गहराया। इससे रूस यानी यूएसएसआर की बात कर रहे हैं हम लोग। रूस का संदेह और गहराया। रूस का संदेह और गहराया कि भाई ये हमें रोकना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें आप। ठीक है, अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत, अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत, ये अमेरिकी विदेश मंत्री हैं मार्शल, मार्शल योजना के तहत यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए एक बड़ी राशि, एक बड़ी राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी गई। सहायता के रूप में दी गई। इसमें लिखेंगे यूएसएसआर ने डॉलर साम्राज्यवाद, यूएसएसआर ने डॉलर साम्राज्यवाद कहकर इसकी आलोचना की। यूएसएसआर ने डॉलर साम्राज्यवाद कहकर इसकी आलोचना की। डॉलर साम्राज्यवाद कहकर इसकी आलोचना। यूएसएसआर ने कहा तुम डर गए, ठीक है, अब तुम अपनी व्यवस्था बना नहीं पा रहे हो तो तुम पैसा फेंक करके पूंजीवाद को बचाने की कोशिश। यूएसएसआर ने उत्तर में कहा भाई देखो हम तो सुधार पूरे यूरोप आपके देशों के लिए भी दे रहे हैं, पूरे यूरोप के लिए आप भी लीजिए पैसा। तो कहा गया था यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, ईआरपी। ईआरपी का ही नाम बदल करके आगे हो जाएगा ओईसीडी। जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संगठनों के बारे में पढ़ेंगे इन सब का जिक्र आएगा उसमें। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन यूरोप, ऐसे करके ओईसीडी का कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद नाम बदल रहा है। इसने कहा भाई हम तो आपके लिए भी पैसा दे रहे हैं हम, ठीक। और पैसे के दम पे बहुत तेजी से पश्चिमी जर्मनी या जो भी, बेल्जियम हो या जो और भी देश सकते हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, सबको आर्थिक सहायता इसने उपलब्ध। और बहुत जल्दी देखो, एक तो है पूंजीवाद को बचाना, बट अमेरिका यदि आगे नहीं बढ़ता तो एक अलग तरह की अराजकता होती जो बाद में देखा गया। यूएसएसआर में अच्छा परिवर्तन जरूर हुआ, बट लाखों करोड़ों लोगों को टॉर्चर करके किया गया वो भी, तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं थी। यूएसए की बहुत अच्छी और सकारात्मक भूमिका रही है यहाँ पे इन परिवर्तनों को लेकर के। अब अमेरिका ने तो अपना दाव खेल दिया भाई कि ठीक है अब हम शांत नहीं बैठेंगे, तुम जहाँ आगे बढ़ोगे वहाँ हम भी आगे बढ़ेंगे, पैसा और सेना लेकर के। मार्शल इसने ऑफिशियल योजना लेकर के आ गया। इसके बाद रसिया यानी यूएसएसआर ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई क्या थी उसकी? जवाबी कार्रवाई थी उसकी एक कॉमिन फॉर्म और एक मोल्टो, दो तरह की जवाबी कार्रवाई थी। ठीक है आप, यूएसएसआर की कार्रवाई लिखें कि यूएसएसआर ने कॉमिन फॉर्म नामक संस्था का गठन किया। कॉमिन फॉर्म पूरा था कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यूएसएसआर ने कॉमिन फॉर्म नामक संस्था का गठन किया। एक संस्था का गठन किया। इसका उद्देश्य था
का उद्देश्य था उपग्रह देशों में मार्क्सवाद के रूसी मॉडल को स्थापित करना। उपग्रह देशों में मार्क्सवाद के रूसी मॉडल को स्थापित करना। ठीक, मार्क्सवाद के रूसी मॉडल को स्थापित। इसने कहा कि अब कम्युनिज्म ही नहीं जाएगा इन देशों में, बल्कि रशियन स्टाइल ऑफ कम्युनिज्म को हम प्रमोट करेंगे। इसमें एक बात साफ साफ कही गई। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप। उपग्रह देशों को आर्थिक सहायता देने के लिए मोलतो योजना की घोषणा की गई। मोलतो योजना की घोषणा की गई। मोलतो योजना की घोषणा की गई। ब्रैकेट में लिख लें आप। दोनों महाशक्तियों के द्वारा आर्थिक सहायता को लेकर प्रतिस्पर्धा। आर्थिक सहायता को लेकर प्रतिस्पर्धा। दोनों महाशक्तियों के द्वारा आर्थिक सहायता को लेकर, हमने क्या कहा आपको, दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा है, टकराव है कि कौन बेहतर। ये तो अच्छी वाली प्रतिस्पर्धा थी। अमेरिका ने बोला कि हम ज्यादा सहायता देंगे, जिसने कहा हम ज्यादा सहायता देंगे। घोषणा होगी हमने इतना डॉलर रिलीज किया, इधर से कहेगा हमने इतना रूबल रिलीज किया। एक पूरे वर्ल्ड वाइड एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल मैसेज। किसी और देश को भी आर्थिक सहायता, मान लो अमेरिका एशिया अफ्रीका के लिए कर रहा है, तो जो इससे डिमांड करेंगे उसके लिए ये भी करेगा। देखो, इसमें समस्या क्या थी कि आपको एक गुट में शामिल होना पड़ेगा। फायदा क्या था कमजोर देशों के लिए कि आप जितना जो मांगोगे आपको इस समय देगा। समस्या क्या थी, आपको गुट में शामिल होने का फायदा क्या था, आपको पैसे और आर्थिक सहायता। बट फ्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, पैसा वसूलेंगे वो। मरता क्या ना करता, जब आपका सिचुएशन ठीक नहीं है तब तो आपको पैसे चाहिए ना। अभी हम क्या देख रहे हैं, एक आर्थिक सहायता को लेकर एक मनोवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा, जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखाया था। वर्चस्व को लेकर, पूर्वी यूरोप में वर्चस्व को लेकर, पश्चिम यूरोप पे अमेरिका का, पूर्वी यूरोप पे यूएसएसआर का, वर्चस्व को लेकर प्रतिस्पर्धा, आर्थिक सहायता को लेकर प्रतिस्पर्धा, तनाव, टकराव, मनोवैज्ञानिक युद्ध। जो डेफिनेशन मैंने लिखाया था उसी को एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, उसी को हम एक तरह से आगे एक्सपैंड कर रहे हैं, ताकि वो बात आपको ठीक से समझ में आ जाए कि डेफिनेशन का अर्थ क्या है। यहां तक तो ठीक। आगे लिखे आप। देखिए 1948 में, 1948 में यूएसएसआर ने चेकोस्लोवाकिया पर भी नियंत्रण स्थापित किया। यूएसएसआर ने चेकोस्लोवाकिया पर भी नियंत्रण स्थापित किया। ठीक, ये भी 48 में निपटा दिया इसको। जहां संघर्ष जारी था इसने कब्जा कर लिया, ताकत के दम पे आर्मी भेज करके, भाई तुम क्यों लोकतंत्र का जो द्वीप बन के रहोगे मार्क्सवादी देशों के भीतर। नेक्स्ट लिखेंगे आप, बर्लिन नाकेबंदी। बर्लिन नाकेबंदी, बर्लिन ब्लॉकेड। तो पहले लिख लीजिए आप, फिर मैं आपको समझा दूंगा। लिखें आप कि रूस के नियंत्रण वाले पूर्वी जर्मनी में, रूस के नियंत्रण वाले पूर्वी जर्मनी में बर्लिन स्थित था।
रूस के नियंत्रण वाले पूर्वी जर्मनी में बर्लिन स्थित था, और बर्लिन में भी, बर्लिन पर भी 4 देशों का नियंत्रण था। चार देशों का नियंत्रण था। जैसे जर्मनी पे 4 देशों का नियंत्रण था, वैसे बर्लिन पर भी 4 देश, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में। ठीक है, उसी क्रम में 4 देशों का बर्लिन पे भी नियंत्रण था। क्या रूस रूस बर्लिन पर पूर्णतः नियंत्रण चाहता था। रूस यानी यूएसएसआर की बात कर रहे हैं हम लोग। रूस बर्लिन पर पूर्णतः नियंत्रण चाहता था। बर्लिन पर पूर्णतः नियंत्रण चाहता था तथा पश्चिमी बर्लिन पश्चिमी बर्लिन के आर्थिक विकास को लेकर भी, मैं भी समझा दूंगा, लिख लीजिए आप, आर्थिक विकास को लेकर भी चिंतित था। पश्चिमी बर्लिन के आर्थिक विकास को लेकर भी चिंतित था वो। भाई, ये तो ज़्यादा विकास हो रहा है, उसको लेके भी था, है ना। अगला पॉइंट लिखें आप। यूएसएसआर ने यूएसएसआर ने पश्चिमी बर्लिन की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर, बंद कर, सभी रास्तों को बंद कर बंद कर बर्लिन पर जबरन नियंत्रण स्थापित करना चाहा। बर्लिन पर जबरन नियंत्रण स्थापित करना चाहा। अगला पॉइंट लिखें। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया। पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया। अंततः अंततः यूएसएसआर को अंततः यूएसएसआर को नाकेबंदी हटानी पड़ी। नाकेबंदी हटानी पड़ी। यह एक प्रकार से यूएसएसआर की पराजय थी। यह एक प्रकार से यूएसएसआर की पराजय थी और पश्चिमी देशों की मनोवैज्ञानिक जीत। और पश्चिमी देशों की मनोवैज्ञानिक जीत। पश्चिमी देशों की मनोवैज्ञानिक जीत। ये बर्लिन नाकेबंदी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको लिखवा दिया है, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये आपका है जर्मनी, दोबारा से एक बार, है ना। और कुछ ऐसे समझ लीजिए, आपका ये है, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रसिया। ठीक है। ऐसे ही ये क्यों बांटा गया था कि चारों हिस्सों में हम लोग मिल करके नाजियों की धरपकड़ करते हैं। अब ये था कि नाजियों की धरपकड़ करनी है और जर्मनी में एक बेहतर व्यवस्था स्थापित करनी है। ऐसा नहीं था कि कब्जा करना है। यहाँ पे इनिशिएट तो यूएसएसआर ने ही किया है, मतलब शुरुआती जो है। यहाँ पे है आपका बर्लिन। ठीक, बर्लिन को भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। कैपिटल था बर्लिन, जर्मनी 4 हिस्सों में बढ़ गया, बर्लिन 4 हिस्सों में बढ़ गया।
अब इन देशों ने क्या किया, यहाँ यहाँ यहाँ, जिसको आगे चल के पश्चिमी जर्मनी कहा जाएगा, इसको खूब आर्थिक सहायता मिला मार्शल योजना के तहत। ऐसे ही बर्लिन को भी खूब आर्थिक सहायता मिला मार्शल योजना के तहत इस वाले इलाके में, पश्चिमी बर्लिन में। यूएसएसआर को बड़ी तकलीफ लगती थी, एक तो बर्लिन हमारे हिस्से में है। यूएसएसआर का ये था कि एक तो बर्लिन भाई उसके हिस्से में है, बर्लिन, उसको लगता था कि भाई क्यों ना इस पे हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाए। उसने एक सिंपल सा चाल, बच्चों वाली चाल चली उसने, कि जितने भी रास्ते पश्चिम बर्लिन की तरफ जा रहे हैं, जितनी सड़कें हैं, रेलवे ट्रैक है और नहर है, अब सब तो देखो इस रूस वाले हिस्से से जा रहा है ना, सबको ब्लॉक कर दिया उसने। बर्लिन के लिए जाने के लिए जितनी भी सड़क है वो सब तो रूस वाले हिस्से से जा रहा है, उसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। नहीं, गांव समाज में लड़ाई होती है, तुमको जाने नहीं देंगे इधर से हम, रास्ता ब्लॉक। हमने कहा बच्चों वाली लड़ाई थी, ठीक है। रेलवे ट्रैक बंद, क्लोज, कैनाल क्लोज, रोड्स क्लोज, ये सब बंद कर दिए गए, ठीक। तब अमेरिका ने कहा कि अभी यदि डर गए तो ये आगे भी और एग्रेसिव होगा। अमेरिका का एक बहुत उस समय का फेमस उसका हवाई जहाज था B-29, खतरनाक था वो, खतरनाक हथियारों को, परमाणु बम भी ले जाने की क्षमता रखता था वो। उसके बाद अमेरिका ने अपने B-29 बम्बर को ब्रिटेन के एयरपोर्ट पे तैनात किया, और उसी बम में हमेशा वो टेक ऑफ करता था और बर्लिन में जाकर के वो लैंड। 10 महीने तक बर्लिन को हवाई जहाज से सारे सामान वगैरह, खाने के सामान या जो जो जरूरत की चीज़ें थी, दवाइयाँ, ठीक है। अब ये इस, हाँ, 10 महीने तक लगभग चला ही है, वहाँ सप्लाई की जाती रही, ठीक है। और हर एक टेक ऑफ के साथ लगता था कहीं कुछ लेके तो नहीं जा रहा है हवाई जहाज वो, क्योंकि वो श्योर यदि इसके पास परमाणु बम होता तो ये पीछे नहीं हटता। अब एक तरह से क्या हुआ कि आमने सामने कम आते थे कोल्ड वार में अमेरिका और यूएसएसआर, अभी भी कम आते हैं, ठीक है। दोनों किसी किसी के कंधे पे बंदूक रख कर ये, यहाँ हो गई आमने सामने की लड़ाई। अब यूएसएसआर को ये समझ में आ गया कि अब इसका कोई बहुत फायदा, इससे बेइज्जती ज़्यादा हो रही है। बोला कि एक बार और बेइज्जती झेल लेते हैं, वापस ले लिया। अब वापस लेने के बाद पश्चिमी यूरोपीय देशों को लगा आगे फिर इस तरह की जोर जबरदस्ती करेगा तो क्या करेंगे हम, हमें एक सैनिक संगठन बनाना चाहिए। और ठीक इसी के बैकग्राउंड में नाटो का गठन, ठीक तुरंत इसके बाद नाटो बन गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक इसी के बाद बना। यूएसएसआर को क्या लगा, हम इसलिए डर गए, आज हार गए क्योंकि हमारे पास परमाणु बम। कुछ महीनों के बाद, सितंबर महीना था, उसने परमाणु विस्फोट बोला, अब हमारे पास भी है। उसने कहा अब हमारे पास भी बम है, अब आ जाओ। तब तक तो वो पीछे वाली बात हो चुकी थी, है ना। अमेरिका ने बोला अब बताते हैं तुम्हें, रुक जाओ। अमेरिका ने आदेश दिया कि हम उससे भी उच्च क्षमता वाला बम बना रहे हैं। 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम पहली बार एक्सप्लोड, यूएसएसआर की फिर चिंताएं बढ़ गई उनकी, इसके बाद फिर खतरनाक बम है। और 53 में यूएसएसआर ने भी हाइड्रोजन बम एक्सप्लोड। अब बोलो, अब क्या हुआ, हथियारों को लेकर प्रतिस्पर्धा, सैन्य संगठन को लेकर प्रतिस्पर्धा, कौन ताकतवर है। तो मैंने डिफिनेशन लिखाया, उसी डिफिनेशन को फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसलिए हमने कहा जब एक बार आप घटनाओं को समझ लेंगे आप, तो आपको ऑटोमेटिक कोल्ड वार का नेचर और डिफिनेशन दोनों समझ में आना शुरू हो, किस सेंस में इसको कहा जाता है, लिया जाता है। समझ में आ रही है बात सभी को ना। तो ये बर्लिन ब्लॉकेड बड़ी घटना थी, यहाँ इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बर्लिन ब्लॉकेड के साथ। बर्लिन ब्लॉकेड को केवल लिख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए कि कभी फ्यूचर में आप पढ़ें। अभी एक तैयारी हम लोग बेसिक करते रहते हैं, जब आप एग्ज़ाम वगैरह के लिए जाएं, कभी आपको लगे तो सपोर्टिव मैटर होंगे आपके पास, आपको मन करे जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा उसको पढ़ना है। क्रक्स तो मैंने आपको बता ही दिया, जो मेन क्रक्स है उसका, ठीक है। इसके बाद लिखें आप, इसके बाद लिखें अप्रैल 1949 में
अप्रैल 1949 में 1949 में पश्चिमी देशों के द्वारा या पूंजीवादी देशों के द्वारा सामूहिक सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए सामूहिक सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए नाटो का गठन किया गया। नाटो का गठन, सामूहिक सुरक्षा का मतलब एक पे हमला, सब पे हमला माना जाए, एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी परस्पर सहयोग। अब ग्रुप बना लिए इन लोगों ने कि आओ तुम लड़ो, अब कैसे लड़ते हो, कागज पे समझौता करके तैयार। नेटो आज भी है, इसको लेके एक अलग चर्चा हुई थी 1991 में, नेटो को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये अमेरिका के वर्चस्व का एक बहुत बड़ा हथियार है। अभी ट्रंप ने एक नई बहस छेड़ दी है, हम नेटो से बाहर निकल लेंगे हम। ट्रंप ने एक नई बहस छेड़ी है, आप आगे आइए पढ़िएगा, ठीक है ना। तो हम नेटो से बाहर निकाल ले जाएंगे अमेरिका को, वो अलग तरह की बहस है करंट अफेयर्स में। इसी में लिखेंगे आप, यूएसएसआर ने इसे अपने विरुद्ध माना, यूएसएसआर ने इसे अपने विरुद्ध माना, लेकिन 1949 में ही, लेकिन 1949 में ही उन्नीस में ही यूएसएसआर ने परमाणु बम का परीक्षण किया। यूएसएसआर ने परमाणु बम का परीक्षण किया। ठीक है, इससे पश्चिमी देश काफी भयभीत थे। काफी भयभीत थे। पश्चिमी देशों का मानना था, वो अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं कि भाई हमारे पास बम है, हम तेरी सुरक्षा के लिए या जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। बट मार्क्सवादियों को मानते थे फैनेटिक, वो मानते थे ये पागल हैं। मतलब वो ये मानते थे कि हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी ले डूबेंगे। उनको लगता था कब ये लाल कपड़ा पहन करके पहुंच जाए हमारे देश में, कब लाल झंडा लगा दें। तो यूएसएसआर के पास बम आने का मतलब है दुनिया में असुरक्षा और बढ़ गई है। क्यों? ये मरने मारने पे कभी भी उतारू हो जाता है, इनकी ट्रेनिंग ऐसी है। अब वो ज्यादा चिंतित थे, उनको लग रहा था कोई और शक्तिशाली हथियार होना चाहिए हमारे पास। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। 1952 में 1952 में 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। अगले वर्ष यूएसएसआर ने भी किया। अगले वर्ष यूएसएसआर ने भी किया। ब्रैकेट में लिखेंगे आप, हथियारों को लेकर एक मनोवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा। हथियारों को लेकर मनोवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा। अब आप जब पूरी घटनाओं को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अविश्वास के कारण, विचारधारा के कारण दोनों महाशक्तियों में टकराव बढ़ता गया। दोनों विचारधारा, वर्चस्व, वर्चस्व कैसे? आर्थिक सहायता देकर, हथियारों का निर्माण कर, सैन्य संगठन बनाकर, सामने वाले के विस्तार को रोककर, या वो भी अग्रेसिव है और ये भी अग्रेसिव है। एक नए तरह का युद्ध है इस बार, मौका ही नहीं मिला पेरिस की तरह रंगारंग कार्यक्रम का। यूएसएसआर ने मौका नहीं दिया इस बार। एक नई परिस्थितियां शुरू हो गई, एक नए तरह का युद्ध शुरू हो गया, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। इसी में अगला पॉइंट लिखें, प्रथम चरण में ही, प्रथम चरण में ही एशिया में भी शीत युद्ध का व्यापक प्रसार दिखा।
एशिया में भी शीत युद्ध का व्यापक प्रसार दिखा। व्यापक प्रसार दिखा। देखिए आप, जैसे चीन में गृह युद्ध, चीन में गृह युद्ध, कोरिया एवं वियतनाम में युद्ध, कोरिया एवं वियतनाम दोनों का अलग अलग युद्ध था। कोरिया वॉर अलग था, वियतनाम वॉर अलग था। युद्ध, कौमा, भारत पाकिस्तान युद्ध, पहला युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, इसी में कौमा देकर के लिखे आप। अरब इजराइल युद्ध, अरब इजराइल युद्ध इत्यादि। इन सभी घटनाओं को मैं एक साथ आपको समझाऊंगा डिटेल में ही। वो रिकॉर्डिंग पे रहेगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं इसको, ठीक। इस सारी घटनाओं को और भी घटना में जमा करूंगा अभी, एक ही साथ सब क्रम से समझा देंगे, तो आपको आपको पता रहेगा। यहाँ आधा घंटा 1 घंटा में सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिए गए। आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो आप पढ़िएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख करके आप उसको अप कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब आईआर से भी जुड़ जाएंगे सारी घटनाएं, इसलिए अभी जमा कर रहे हैं इसको, स्टॉक बना रहे हैं इसका हम। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले फेज में शीत युद्ध केवल यूरोप में नहीं बल्कि शीत युद्ध एशिया में भी है। भारत पाकिस्तान का एग्जाम्पल है कश्मीर विवाद, ब्रिटेन अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया उसमें। क्यों? वो मानते थे कि भारत का झुकाव, भारत में समाजवादी सरकार है और इनका झुकाव रूस की तरफ है, यूएसएसआर की तरफ। भारत भी कोल्ड वॉर के लपेटे में आ गया। अरब इजराइल युद्ध के बारे में आपको बेसिक समझा दूंगा आपको, और भी कुछ मुद्दे हैं वो सब हम जमा कर लेंगे, फिर एक साथ हम सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोल्ड वॉर कैसे डेवलप हुआ फर्स्ट फेज में 53 तक, कोल्ड वॉर क्या है और कौन कौन सी प्रमुख घटना है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने कहा था कारण की बात कर लेंगे हम लोग, कॉजेस क्या है, क्लियर, घटनाएं क्लियर। अब हम आ जाएंगे कारण पे। देख रहे हैं आप जरा कारण, कोल्ड वॉर क्यों इवॉल्व हुआ, क्यों डेवलप हुआ दो महाशक्तियों के बीच में। शीत युद्ध के कारण, पहला लिखें आप, एक प्रमुख कारण था विचारधारा को लेकर टकराव। एक प्रमुख कारण था विचारधारा को लेकर टकराव। एक प्रमुख कारण था विचारधाराओं को लेकर टकराव। देखिए आप, साम्यवादी विचारधारा में, साम्यवादी विचारधारा में पूंजीवादी व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने की बात की जाती थी। जड़ से समाप्त करने की बात की जाती थी। समाप्त करने की बात की जाती थी। तो ये तो पहली बुनियाद तो इसी में है ना। मार्क्सवाद क्या कहता है कि ये राज्य, ये धर्म, ये सब कुछ नहीं है, वर्ग, सब पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है। आप पूंजीवादी व्यवस्था यानी उत्पादन की पद्धति को ही बदल दो, निजी हाथों से सामाजिक हाथों में ले आओ, सार्वजनिक हाथों में ले आओ, प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दो, समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो समाजवादी विचारधारा शुरू से कह रहा है कि हमें पूंजीवाद को जड़ से समाप्त। जब तक कागजों पे विचारधारा थी, जब तक सड़कों पे थोड़ी बहुत थी, तब तक तो कोई समस्या नहीं थी। जब वो विचारधारा एक व्यवस्था का रूप धारण कर लेती है रूस में, तब पूंजीवादी देश चिंतित भी हैं, भयभीत भी हैं कि भाई इसके पीछे समर्थन है, अब सेना है, हथियार है, और ये जोर जबरदस्ती भी करेगा अब ये अपनी बातों को लागू करवाने के लिए, है ना। तो पहला रीजन माना जाता है बुनियाद विचारधारा को लेकर टकराव। अगला पॉइंट लिखें आप,
द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व पूंजीवादी देशों एवं यूएसएसआर के बीच अविश्वास बढ़ने लगा। अविश्वास बढ़ने लगा। ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट, दोनों के बीच अविश्वास बढ़ने लगा। यहां लिखेंगे आप जैसे जैसे लिखेंगे आप रूसी क्रांति के दौरान पूंजीवादी देशों ने रूसी क्रांति के दौरान पूंजीवादी देशों ने बोल्शेविक बोल्शेविक नाम सुना होगा आपने, बोल्शेविक विरोधी गुटों को समर्थन दिया। तथा आगे चलकर फांसीवाद के विरुद्ध पूंजीवादी देशों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। पूंजीवादी देशों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। पूंजीवादी देशों ने तुष्टीकरण की नीति, याद है ना तुष्टीकरण की नीति। अब यूएसएसआर इसको क्या मान रहा है कि ये सब मार्क्सवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की चाल है। अब कैसे देखो संदेह बढ़ रहा है, मार्क्सवादी संदेह में है। इसी में लिखें अगला पॉइंट, इसी प्रकार पूंजीवादी देशों ने भी मार्क्सवादी रूस को संदेह की नजरों से देखा। रूस को संदेह की नजरों से देखा। देखिए जैसे युद्ध के दौरान ही मार्क्सवादी रूस ने जर्मनी से समझौता कर रूस को युद्ध से अलग किया। जर्मनी से समझौता कर ठीक है, जर्मनी से समझौता कर रूस को युद्ध से अलग किया। याद है सभी को ब्रेस्ट लिटवोस्क की संधि, जिसके द्वारा उसने अलग कर लिया। तो पूंजीवादी देशों को क्या लगा कि मार्क्सवादी रूस ने चालाकी दिखाई कि पूंजीवाद आपस में लड़ करके कट जाए, मर जाए। देखो दोनों का अविश्वास ठीक है, दोनों एक दूसरे पर संदेह कर रहे हैं, वो ठीक है, गलत नहीं है उसका भी दृष्टिकोण कि भाई ये तो जानबूझ के चाह रहे कि पूंजीवादी आपस में लड़के मर जाए। ठीक, एक तो संदेह पूंजीवादी ने रूस पे ऐसे किया। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें इसी प्रकार 1939 में यूएसएसआर ने हिटलर से समझौता कर पूंजीवादी देशों को आपस में लड़ाया
ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ कि दोनों तरफ से अविश्वास के दो दो उदाहरण। रूस क्यों मानता है कि पूंजीवादी देश हमें नहीं छोड़ेंगे, उसका एग्जाम्पल। और पूंजीवादी देश क्यों मानते हैं कि रूस शांत नहीं बैठेगा, उसका एग्जाम्पल। अमेरिका का, ब्रिटेन का मानना था यदि हिटलर से समझौता नहीं किया होता स्टालिन तो उसकी इतनी हिम्मत आक्रमण करने की नहीं होती। जब हिटलर ने हमला कर दिया पश्चिमी देशों पे, अगले 1.5 साल तक, 2 साल तक, रूस से तो युद्ध 1941 में प्रारंभ होगा हिटलर का, तो अगले 2 साल तक रूस अपनी स्थिति को मजबूत करता रहा। ब्रिटेन फ्रांस की मदद नहीं कर रहा, वो अमेरिका की मदद, अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। पोलैंड पे कब्जा कर रहा है, बाल्टिक पे कब्जा कर रहा है, अपनी स्थिति को मजबूत करने पर लगा रहा। तो ऑब्वियस है पश्चिमी देशों को डर है कि रूस ये सब चाल चल रहा है पूंजीवाद को, संभव है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। दोनों में अविश्वास बढ़ा 17 से 39 के बीच में। अगला पॉइंट लिखें आप। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह अविश्वास और गहराया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह अविश्वास और गहराया। ठीक, दोनों का उदाहरण फिर है। अब देखो 39 से 45 के बीच में, ये तो सबको पता है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यूएसएसआर, ये एक खेमे में हैं, दोस्त हैं। इनके बारे में कहा जाता है मित्र होते हुए भी मित्र नहीं थे। इनके बारे में कहा जाता है ये मित्र होते हुए भी मित्र नहीं थे। युद्ध के दौरान भी सब दांवपेच चल रहे हैं एक दूसरे को कमजोर करने के लिए। ठीक है, लिखें आप उदाहरण इसमें, देखिए उदाहरण लिख लें आप। ठीक है, जब हिटलर ने पश्चिमी देशों पर हमला किया, जब हिटलर ने पश्चिमी देशों पर हमला किया, पश्चिमी देशों पर हमला किया, तब यूएसएसआर ने पश्चिमी देशों को कोई मदद नहीं की, कोई सहायता नहीं दी। और पूर्वी यूरोप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा रहा। पूर्वी यूरोप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा रहा। ठीक है, पूर्वी यूरोप में अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा रहा। हिटलर, जर्मनी जब इन सब देशों से लड़ रहा था इधर, तो रूस इधर अपनी स्थिति को मजबूत, इनको कोई मदद नहीं कर रहा था। ठीक, जब हिटलर ने इस पे हमला किया जून 1941 में, तैयारी मजबूत थी, हिटलर को काफी नुकसान पहुंचा स्टालिन ने। तब स्टालिन कहता था कि देखो इसको रोकना है तो तुम्हें हिटलर पे इधर से हमला करना पड़ेगा, रोकना है तो तुम्हें हिटलर पे, जर्मनी पे हमला करना पड़ेगा। रूस बार बार कह रहा है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका को तुम इधर से हमला करो तो इसको रोक लेंगे हम लोग। बट ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह ने बहुत डिले किया, अमेरिका ने हमला करने, कर सकता था हमला, ठीक, बट इन लोगों ने भी बहुत डिले किया। ठीक है, ये बार बार कह रहा है कि तुम सेकंड फ्रंट ओपन करो, इसको द्वितीय मोर्चा कहा गया है। ये बार बार कह रहा है कि तुम सेकंड फ्रंट ओपन करो, बट ये लोग डिले कर रहे हैं। तो इनका कुछ ऐसी सोच रही होगी, भाई देखो हिटलर का मजा हम लोगों ने तो ले ही लिया, अब जरा तुम भी मजा लो हिटलर का। हमने क्या कहा था, हिटलर था मिसगाइडेड मिसाइल, पहले किधर चलेगा पता नहीं था, यूएसएसआर ने उसको इधर चला दिया, अब इन देशों ने मिल करके फिर उसको उधर चला दिया। दोनों हिटलर को एंजॉय कर रहे हैं, हिटलर दोनों को एंजॉय कर रहा है।
उसका अलग स्कीम है। बात समझ में आ रही है सभी को ना? अविश्वास बहुत बड़ा रीजन रहा है द्वितीय वर्ल्ड वॉर के इवॉल्व होने का। अब देखो, मित्र होते हुए भी जब कहते हैं ना मित्र नहीं थे, तो न इसने मदद की इधर और न इसने मदद की इधर जर्मनी पे हमला कर। ठीक है, कोई दोनों को तो इसलिए मित्र भी नहीं है, अपना अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बस संयोग से ये एक खेमे में है। युद्ध समाप्त होते ही ये बात स्पष्ट हो जाएगी, वो बात खत्म हो गई, अब कोई खेमा खेमी नहीं, आमने सामने का टकराव होगा। कोई कोल्ड वार के रूप में इवॉल्व हो गया। जो तनाव था, जो असंतोष था, वो धीरे धीरे इवॉल्व होता चला गया आगे की तरफ। ठीक। एक तो अविश्वास हो गया। इसी में अगला पॉइंट लिखें आप, कि जब हिटलर ने 1941 में यूएसएसआर पर हमला किया, जब हिटलर ने 1941 में यूएसएसआर पर हमला किया, यूएसएसआर पर हमला किया, तब यूएसएसआर के आग्रह पर भी, यूएसएसआर के आग्रह पर भी पश्चिमी देशों ने, पश्चिमी देशों ने जर्मनी पर दूसरी तरफ से हमला नहीं किया। जर्मनी पर दूसरी तरफ से हमला नहीं किया। ठीक? ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, द्वितीय मोर्चा, ये वर्ड यूज किया जाता है, सेकंड फ्रंट। अब इस स्थिति में क्या होगा? अविश्वास और गहराएगा। अविश्वास तो गहराना ही था, अविश्वास तो गहराना ही था, क्योंकि दोनों तरफ से ये खेल चले जा रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट इसी में। ठीक है, सहयोगी होने के बावजूद, सहयोगी होने के बावजूद जापान पर परमाणु हमले की पूर्व जानकारी, जापान पर परमाणु हमले की पूर्व जानकारी यूएसएसआर को नहीं दी गई, यूएसएसआर को नहीं दी गई। ठीक है, यूएसएसआर ने इसे अपने विरुद्ध माना। लास्ट पॉइंट है कारण का, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। लास्ट पॉइंट में लिखें आप, 1945 से 53 की घटनाएं। 1945 से 53 की घटनाएं, कारण का लास्ट पॉइंट है ये। ठीक है, 45 से 53 की घटनाएं। अब लिखें, द्वितीय विश्व युद्ध तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक जो परस्पर अविश्वास था, द्वितीय विश्व युद्ध तक जो परस्पर अविश्वास था, युद्ध के पश्चात और गहराया, युद्ध के पश्चात और गहराया जब यूएसएसआर ने, यूएसएसआर ने पश्चिमी देशों के सुझाव को न मानते हुए, पश्चिमी देशों के सुझाव को न मानते हुए पूर्वी यूरोपीय देशों पर मार्क्सवादी व्यवस्था को थोप दिया। सुझाव को न मानते हुए पूर्वी यूरोपीय देशों पर मार्क्सवादी व्यवस्था को थोप दिया, इम्पोज कर दिया। पीछे आपने देखा ना, याल्टा में, पोट्सडम में यही बात चल रही थी, ने नहीं माना।
अगला पॉइंट लिखें, प्रतिक्रिया स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप यूएसएसआर ने, यूएसए ने, प्रतिक्रिया स्वरूप यूएसए ने खुलकर विरोध प्रारंभ किया। खुलकर विरोध प्रारंभ किया, ब्रैकेट में लिख लें आप, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मार्शल योजना, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मार्शल योजना, ब्रैकेट में लिख लें आप। मार्शल योजना, यानी अब खुल्लम खुल्ला विरोध शुरू हो गया। अब ये नहीं था कि अविश्वास तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, ठीक। अब लड़ाई सतह पे साफ साफ कि भाई ये लड़ाई है। लास्ट लाइन इसी में लिखें आप, बर्लिन नाकेबंदी से यह स्पष्ट था, बर्लिन नाकेबंदी से यह स्पष्ट था, क्लियर था, स्पष्ट था कि दुनिया शीत युद्ध के युग में प्रवेश कर गई है। दुनिया शीत युद्ध, कोल्ड वार के एरा में प्रवेश कर गई है, ठीक है, युग में प्रवेश कर गई है, क्लियर ना। तो अब घटनाक्रम भी आपको पहले समझाया था, इसीलिए कि आप जितना चाहें इसमें एक्सपेंशन कारण में भी ले सकते हैं इन घटनाओं, ठीक। तो हम लोगों ने कोल्ड वार में कोल्ड वार क्या है ये ठीक से समझ लिया है, कोल्ड वार क्यों शुरू हुआ उसका पूरा एक जेनेसिस हमने देख लिया, कैसे कैसे आया। पहले फेज की घटनाओं पे हम आपसे बात कर चुके हैं, ठीक। बताई दिया आपको दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, विशेषता और अंत, कल भी शीत युद्ध पे ही बात होगी, ठीक है। एक है, कुछ कॉपी आप लोगों ने दिया था, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कल मैं ला के दे दूं आपको मैं, ठीक है। थोड़ी समस्या रहती है मेरे साथ, इसलिए मैं ले जाना नहीं चाहता हूं, ठीक है। आय विषमता बढ़ती जा रही है, क्या भारत में भी पूंजीवादी झुकाव के कारण मंदी जैसी समस्याएं हो सकती हैं? देखो, मंदी जैसी समस्याएं पूंजीवादी व्यवस्था में कभी भी आएंगे, लेकिन जब तक राज्य थोड़ा चौकन्ना रहेगा, सेंट्रल बैंक थोड़ा अलर्ट रहेगा, दुनिया की गतिविधियों पर नजर, वो मंदी आएगी और फिर चली जाएगी। मतलब मंदी आती जाती रहती है भारत में भी, ठीक है। तो इसको ऐसे देखिएगा, सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने, ठीक है, जिनका भी सवाल था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर के, है ना। एक सवाल जो मंदी से निपटने के लिए पूछा गया है, हमने अमेरिका वाले में आपको बता दिया था, उसी तरह की पॉलिसी ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि देशों में अपनाई गई थी, और कुछ कारण नहीं था उसका, ठीक है। 2 दिन में क्लास खत्म हो जाएगी, अभी कैसे खत्म हो जाएगी क्लास? अभी तो एंसेंट है, मेडिवल है, सब है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, अभी ऐसे कैसे मान लिया कि आपने खत्म हो जाएगी क्लास? वर्ल्ड हिस्ट्री तो अभी है, आप, हमने बता ही दिया, आप मान के चलिए आप मैक्सिमम 2 क्लास या 3 क्लास, ठीक है ना, मैक्सिमम 2 क्लास या 3 क्लास। अभी तो प्रबंधन के लोग बताएंगे, अभी मुझे नहीं बताया गया है क्या स्टार्ट होगा इसके बाद। और एक है, आप में से किसी को कुछ पूछना था तो आप मुझसे मिल लीजिएगा बाहर में फटाफट, जिनको भी पूछना है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग कल।